Everyone, so today we are going to start a new topic, that is hexose monophosphate shunt pathway. इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, ऑक्सीडेटिव फेज, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के बारे में देखेंगे। बाकी सारे हेडिंग्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखो इसमें क्या होता है ना, जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे, इसको हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं, शंट पाथवे भी कहते हैं, फॉस्फोग्लूकोनेट ऑक्सीडेटिव पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसको शंट पाथवे? जस्ट बिकॉज जो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के लिए आता है वो ग्लाइकोलिसिस ना करा करके वो इस पाथवे में शंट हो जाता है। दैट्स वाई इसको शंट पाथवे कहा जाता है। जैसे कि देखो, इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज गोइंग थ्रू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, इट इज़ शंटेड थ्रू दिस पाथवे नोन एज शंट पाथवे। ओके, अब क्या होता है, हमने जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था तो उसमें जो बिस फॉस्फेट एज ए इंटरमीडिएट प्रेजेंट होता है, लेकिन इस फॉस्फेट में इस पाथवे में क्या होता है, मोनोफॉस्फेट ही प्रेजेंट होता है। इस वजह से इसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे कहते हैं। और एज अ इंटरमीडिएट इसमें पेंटोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहा जाता है। ओके, अब इसमें हम देखें तो ये होता है कि हमने सुन लिया कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट नाम का भी कोई चीज़ होता है, लेकिन क्यों होता है, क्या पर्पस है इसका? दैट्स द मेन पॉइंट। ओके, तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि इस पाथवे में जनरेशन होता है NADPH का, रिड्यूस्ड NADPH का जनरेशन होता है, प्लस पेंटोज फॉस्फेट का भी जनरेशन होता है, जो कि आगे यूज़ में आता है न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, इतना हमने देख लिया। ओवरव्यू अगर हम देखें तो इस पाथवे को हम दो फेज़ में पढ़ने वाले हैं। एक तो हो गया आपका ऑक्सीडेटिव फेज़ और एक हो गया आपका नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़। ऑक्सीडेटिव फेज़ में हम ये देखेंगे कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है जैसे ऑक्सीडाइज होगा उस टाइम पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH जो है वो जनरेट होते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोज फॉस्फेट जो है वो भी बनता है, प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो है वो लिबरेट होता है। अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ की बात करें तो उसमें ना पेंटोज फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब इसको हम नोट्स में समझते हैं। मेजर पर्पस ऑफ दिस पाथवे इज जनरेशन ऑफ रिड्यूस्ड NADPH एंड पेंटोज फॉस्फेट फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। ठीक है, इसका हम ये है कि इसको हम दो फेज़ में पढ़ेंगे, एक तो ऑक्सीडेटिव फेज़ हो गया और एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ हो गया। तो क्या होता है ऑक्सीडेटिव फेज़ में? देखो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज विद द जनरेशन ऑफ 2 NADPH प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोज फॉस्फेट एंड लिबरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH जो है वो जनरेट होते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोज फॉस्फेट बनता है, प्लस CO2 का लिबरेशन होता है। और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, पेंटोज फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं पाथवे से। तो देखो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले ग्लूकोज आया। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। ठीक है, ये कैसे बनेगा? इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, जो कि डिपेंडेंट होता है NADP पे। ठीक, NADP पे डिपेंडेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो ये जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज ये भी काम नहीं करता है। ऑल राइट, तो इतना हमने देख लिया। और एक बात याद ये भी रखना कि जहाँ जहाँ पे NADP प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे डीहाइड्रोजनेज वर्ड जो है एंजाइम पे लगता है, तो आपको इजी पड़ेगा कोई भी चीज़ याद करने में। ठीक है, कि NADPH जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहाँ पे डीहाइड्रोजनेज वर्ड यूज़ होता है। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पे ये डिपेंडेंट होता है NADPH पे। अब क्या होता है कि इसमें जनरेशन होता है NADPH का। ठीक है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ऑक्सीडाइज होकर के क्या देता है, फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। ठीक है, अब क्या होता है, ये स्टेप जो है वो रेट लिमिटिंग भी होता है। एक साथ हमने 3 चीज़ें देख ली। सबसे पहले क्या देखी कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज है वो डिपेंडेंट होता है इस पर, प्लस यहाँ पे NADPH का जनरेशन होता है। और क्या होता है, यहाँ ये जो स्टेप है वो होता है रेट लिमिटिंग। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब चलो नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे कि 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो है उससे बनता है, क्या होता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। कैसे बनता है देखो, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलिस, इसके प्रेजेंस में 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है। ओके, अब देखो क्या होता है ना, ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया और स्टेप 3 होता है। ये दोनों जो है वो कंबाइंड स्टेप है, ये दोनों कपल्ड होते हैं।
अब वन बाय वन आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट जो है ये डिहाइड्रोजनेट हो जाता है, ठीक है। किसमें होता है? 3-keto-6-फॉस्फोग्लूकोनेट में, इन प्रेजेंस ऑफ 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस। अब यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेस वर्ड आ रहा है, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी NADP प्लस जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है NADPH का। इतना हमने देख लिया। फिर क्या होता है ना कि ये जो स्टेप है ये दोनों कपल्ड होते हैं, ठीक है। जैसे ही ये स्टेप होता है 3-keto-6-फॉस्फोग्लूकोनेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो तुरंत क्या होता है, साइमल्टेनियसली इसका फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ राइबुलोज 5-फॉस्फेट। और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 का क्या होता है, लिबरेशन होता है, ठीक है। इतना हमने देख लिया। और एक चीज़ और है कि 3-keto-6-फॉस्फोग्लूकोनेट जो है एज अ ट्रांजिएंट कंपाउंड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, फिर तुरंत फॉर्मेशन हो जाता है राइबुलोज 5-फॉस्फेट का। अब हम वन बाय वन हम अगर इसको देखें तो जब राइबुलोज 5-फॉस्फेट से हमको राइबोज 5-फॉस्फेट बनाना है तो आइसोमरेज जो है वो वहाँ पे काम करता है, और सेलुलोज 5-फॉस्फेट बनाना है तो वहाँ पे एपिमरेज काम करेगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राइबुलोज 5-फॉस्फेट आइसोमरेज के प्रेजेंस में राइबोज 5-फॉस्फेट देता है और एपिमरेज के प्रेजेंस में ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट देता है, ठीक है। अब ये देखो 4 मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, तो इसको आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेना, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब क्या होता है कि राइबुलोज 5-फॉस्फेट जो है ये ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट, ठीक है, ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट ये राइबुलोज 5-फॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक एंजाइम काम करता है, दैट इज़ ट्रांसकीटोलेज एंजाइम, जो कि डिपेंडेंट होता है किस पे, थायमिन पायरोफॉस्फेट पे। जहाँ भी थायमिन पायरोफॉस्फेट का लेवल डाउन हुआ इसका एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है 2 कार्बन यूनिट, ठीक है, 2 कार्बन यूनिट यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट से राइबोज 5-फॉस्फेट पे, ठीक है। ये वाला जो है इसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डोनेट करता है, ठीक है। ये डोनर ग्रुप है, ये एक्सेप्टर ग्रुप है, इसको 2 कार्बन दे दिया, तब जाके फॉर्मेशन होता है ग्लिसरीएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का प्लस सीडोहेप्टिलोज 7-फॉस्फेट का इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। इतना हमने देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज़ ये वाले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्बन है वो देता है सीडोहेप्टिलोज 7-फॉस्फेट, इसको देता है 3 कार्बन देगा इसको, ठीक है। ये डोनेट करेगा इसको और ये एक्सेप्ट करेगा, तब जाके फॉर्मेशन होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का प्लस एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट का इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है। ये 2 हमने देख लिए, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, ओके। अब क्या होता है, जो हमने यहाँ पे ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट छोड़ के रखा था और उसके साथ ये जो एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट है, ये दोनों मिल के देते हैं ग्लिसरीएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट प्लस फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। यहाँ पे हमने ये देखा था कि ट्रांसकीटोलेज जो है वो यूज़ हुआ था, सेकेंड बार फिर से वो एंजाइम आता है, दैट इज़ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 7th स्टेप पे ट्रांसकीटोलेज फिर से आता है, फिर यहाँ पे एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट से रिएक्ट करेगा, ठीक है, ग्लिसरीएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तब जाके फॉर्मेशन होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का। अब क्या होता है, इतना हमने देख लिया। अब फॉर्मेशन होता है ग्लिसरीएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का, और ये 2 मॉलिक्यूल का है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ये हो गया, 1 मॉलिक्यूल ये हो गया, दोनों आपस में मिल करके क्या देते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ठीक। ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट दे दिया, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या था कि फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन जाए, हमको मिल गया ये चीज़। अब यहाँ से 1 मॉलिक्यूल आ रहा है, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल आ रहा है, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट हमको मिल चुके हैं। फिर देखो क्या होता है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया। अब 5 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का भी फॉर्मेशन हो जाता है। इतना हमने देख लिया। अब हम इसको नोट्स में समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इस पाथवे में हम टोटल 2 फेज़ को देखेंगे, दैट इज़ ऑक्सीडेटिव फेज़ और एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़। तो ऑक्सीडेटिव फेज़ में हम 3 स्टेप्स देखेंगे, बाकी सारे जो स्टेप्स हैं वो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। देखो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज विच इज़ NADP डिपेंडेंट, ओके। NADP प्लस डिपेंडेंट होता है ये,
प्लस इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन होता है और ये स्टेप रेट लिमिटिंग होता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज टू 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडाइज्ड बाय NADP प्लस डिपेंडेंट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम का नाम है, ठीक है। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH इज फॉर्म एंड दिस इज रेट लिमिटिंग स्टेप। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज स्टेप 2। इसमें क्या होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज, ठीक है। इसके प्रेजेंस में इसका फॉर्मेशन होता है। इतना हमने देख लिया। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज स्टेप 3। इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन, ये दोनों स्टेप जो है वो कपल्ड होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्टेप हो गए और डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो कपल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे कि इसमें देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसका फॉर्मेशन होता है दैट इज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद में उस पर एक्ट करता है दैट इज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, तब जाके फॉर्मेशन होता है 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का। तो ये जो होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ये डिहाइड्रोजिनेट होता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे NADP प्लस जो है उससे बनता है NADPH। फिर जैसे ही मॉलिक्यूल बना ये एज अ ट्रांजिएंट कंपाउंड प्रेजेंट होता है वहाँ पे, फिर तुरंत क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन होता है इसका, तब जाके राइबोलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। देखो जैसे कि ऑक्सीडेटिव स्टेप कपल्ड विद डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम इज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड इज डिहाइड्रोजिनेटेड टू 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ठीक है। इतना हमने देख लिया। फिर क्या होता है, ये जो है एज अ ट्रांजिएंट कंपाउंड प्रेजेंट होता है, साइमल्टेनियसली क्या होता है इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है और बन जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। इतना हमने देख लिया। अब देखो कैसे होता है एक्चुअली में। यहाँ पे देखो जैसे कि ये जो है आपका 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, इससे बनता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है। और मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ पे ये NADP प्लस प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज वर्ड यूज़ होता है। आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो आप इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। तो इसका फॉर्मेशन हो गया दैट इज़ राइबोलोज 5 फॉस्फेट। और यहाँ पे जो CO2 जो रिलीज होता है, लिबरेट होता है, वो डिराइव होता है ग्लूकोनिक एसिड से। ग्लूकोनिक एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से डिराइव होता है CO2। और यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ NADPH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट मॉलिक्यूल हमने यहाँ देखा था फर्स्ट स्टेप में, यहाँ देखे थे एक मॉलिक्यूल यहाँ बन गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ बन गया। इतना हमने देख लिया। अब चलते हैं हम नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में। इसमें क्या होता है, इसमें आइसोमराइजेशन होगा और एपीमराइजेशन होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट का, ठीक है। अगर आइसोमराइजेशन होता है तो क्या बनेगा, देखो जैसे कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है, ठीक है, फॉस्फेट पेंटोज आइसोमरेज के प्रेजेंस में, तो वो बनता है राइबोज 5 फॉस्फेट। और एपीमरेज के प्रेजेंस में दैट इज़ फॉस्फोपेंटोज एपीमरेज के प्रेजेंस में ये बन जाता है जाइलिलोज 5 फॉस्फेट। इतना हमने देख लिया, ठीक है। जैसे अब देखो नोट्स में इसे आइसोमराइज करेंगे, इसे आइसोमराइजेशन जब भी होगा तो क्या बनता है, देखो राइबोलोज 5 फॉस्फेट इज आइसोमराइज टू राइबोलोज 5 फॉस्फेट और एपीमराइज टू जाइलिलोज 5 फॉस्फेट। कुछ नहीं करना है, बस आपको अगर स्टेप याद होगा ना तो आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। देखो स्टेप 5 में क्या होता है, यहाँ पे ये जो स्टेप है उसको ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है ट्रांसकीटोलेज, जो कि डिपेंडेंट होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट पे। अगर इसका लेवल डाउन हुआ तो ये जो एंजाइम है वो काम नहीं करता है, ठीक है। इतना हमने देख लिया। दैट इज ट्रांसकीटोलेज इज अ थायमीन पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम। और क्या होता है, यहाँ पे 2 कार्बन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं जाइलिलोज 5 फॉस्फेट से राइबोलोज 5 फॉस्फेट पे, ठीक है। देखो जैसे कि
क्या होता है यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट जो है राइबोज 5 फॉस्फेट को 2 कार्बन यूनिट ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। तब जाके फॉर्मेशन होता है एक तो ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का पर और सीडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट का, ये दोनों का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है, ये जो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम जो है वो ट्रांसफ़र करता है ग्रुप फ्रॉम द डोनर कीटोज। डोनर जो है वो कीटोज होता है और जो एक्सेप्टर होता है वो एल्डोज होता है। ठीक है, जो डोनेट कर रहा है वो कीटोज होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो एल्डोज होता है। इतना हमने देख लिया। बेसिकली इसका ये है कि ये ट्रांसफ़र कराता है कार्बन ग्रुप को। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब क्या होता है, अगर थायमिन का डेफिशिएंसी हुआ तो ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। इतना भी याद रखना। अगर इसको आप नहीं भी याद रखो तो भी चलेगा, लेकिन ये 3 स्टेप जो है उसको याद रखना। एक तो ये हो गया, ये और ये वाली। जैसे कि देखो यहाँ पे राइबोज 5 फॉस्फेट पे जब ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट जब इसको 2 कार्बन देगा तब जाके ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है और सीडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसकीटोलेज विच इज़ थायमीन पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट। ओके, इतना हमने देख लिया। अब हम स्टेप 6 पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो स्टेप है इसको ट्रांस एल्डोलेज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ इसमें क्या होता है, 3 कार्बन यूनिट जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं सीडोहेप्टिलेज 7 फॉस्फेट से ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे। ठीक है, ये जो है इसको 3 कार्बन देता है, तब जाके फॉर्मेशन होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का। फिर क्या होता है कि इसमें जैसे मैंने पहले वाले में बताया था कि डोनर ग्रुप जो है वो कीटोज होता है और जो एक्सेप्टर होता है एल्डोज होता है वो। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब 7th स्टेप में चलते हैं। इसमें क्या होता है, इसको सेकेंड ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड टाइम पे फिर से ट्रांसकीटोलेज एंजाइम जो है फिर से आ जाता है। इस वजह से इसको सेकेंड ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे फिर से वही चीज़ होता है, 2 कार्बन यूनिट जो है वो ट्रांसफ़र करता है कौन, ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट ट्रांसफ़र करता है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट को, तब जाके फॉर्मेशन होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का और ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। ठीक है, इतना हमने देख लिया। स्टेप 8 को हम रीजनरेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहा जाता है इसको रीजनरेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि स्टेप 7 में क्या होता है, ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं ना ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, तो वो आपस में कंडेंस्ड हो जाते हैं, तब जाके ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म्ड इन स्टेप 7 कंडेंस्ड टू फॉर्म 1 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो गया। फिर क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो इसलिए कन्वर्ट हो गया। अब हम इसमें ये देखें, इस पाथवे में ये देखें, ठीक है, कि इसमें किसका किसका जनरेशन हो रहा है। एक तो पेंटोज फॉस्फेट का जनरेशन हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे NADPH का जनरेशन होता है। ठीक है, इतना हमने देखा। अब CO2 भी लिबरेट हो रहा था, ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो इसमें हम ओवरऑल की बात करें तो टोटल 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिनसे बनता है 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 12 H आयन्स बनते हैं प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो है वो एलिमिनेट होते हैं इस पाथवे में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। बाकी सारी चीज़ों को हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो and just by your single like and subscribe, it just keep motivated me to make such kinds of video. So please hit the like button and subscribe to my channel, and thank you for watching.